किसमें नहीं सही है, वही है वही है। आज हम भूगोल के भौतिक पक्ष पर बात कर रहे हैं और विशेषतः आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जलवायु विज्ञान से संबंधित। और जब हम भूगोल के भौतिक पक्षों की बात करते हैं तो भूगोल के भौतिक पक्ष से अभिप्राय या अर्थ हम उन सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से लेते हैं जो किन्हीं प्राकृतिक नियमों या संबंधों से नियंत्रित होती हैं। भूगोल के दो पक्ष जिन पर पहले बात की जा चुकी है, एक पक्ष है प्राकृतिक पक्ष जिसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत देख रहे होते हैं, और दूसरा पक्ष है मानवीय पक्ष जिसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत देख रहे होते हैं। भौतिक भूगोल में जब हम बात करते हैं तो वे भौतिक पक्ष जिन्हें जो किन्हीं प्राकृतिक अथवा नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा नियंत्रित होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा उनको गवर्न किया जाता है, ऐसी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भौतिक भूगोल का पक्ष है। जहाँ तक इसमें हम वे सभी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जो संपूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से किसी एक निश्चित नियम का पालन करें, जैसे हम ताप के वितरण की बात करते हैं, हम दाब के वितरण की बात करते हैं, हम जलवायुवीय वितरण की बात करते हैं, वे जलवायुवीय वनस्पति और इनकी अंतरक्रियाओं के संबंध के प्रतिरूप जो पृथ्वी तल पर वितरण प्रारूप दृष्टिगत हो रहा है वो किन्हीं न किन्हीं प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ है, और इनका अध्ययन, इनके वितरण प्रतिरूप का अध्ययन, इनके वितरण स्वरूप का अध्ययन भौतिक भूगोल का पक्ष है। यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि पृथ्वी पर जो विभिन्न कारक जो इस वितरण प्रतिरूप को, इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं वे सर्वत्र समान हों यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी दो कारक जिनके बीच में अंतर संबंध है उनमें एक भाग से पृथ्वी तल पर एक भाग से और पृथ्वी तल पर ही दूसरे भाग के संदर्भ में यदि दोनों की तुलना की जाए तो उसमें भिन्नता हो सकती है, उसमें अंतर हो सकता है, परंतु ऐसा उन दोनों कारकों के बीच में जो अंतर दिखाई दे रहा है या दृष्टिगत होता है वह उनके स्वयं की प्रकृति के कारण नहीं होता, वरन वहां पर कोई ना कोई तीसरा कारक या तीसरा पक्ष मौजूद होता है जो उनके संबंध को प्रभावित कर देता है या उन घटकों के संबंध को प्रभावित करता है। और यह इस प्रकार की भिन्नता, अंतर संबंधों में भिन्नता अनेकानेक रूपों में पृथ्वी तल पर दृष्टिगत होती है। अतः भौतिक भूगोल के अध्ययन में केवल घटित प्रभावों के अध्ययन को महत्व देने के बजाय उसके कार्य कारण संबंधों को समझना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। जब हम जलवायु विज्ञान की बात करेंगे तो ऐसी अनेक घटनाएं उत्पन्न होती हैं जो सामान्य नियमों के प्रतिकूल चली जाती हैं। मसलन इस तरह की घटनाएं अगर यदि उदाहरण के रूप में ली जाए तो आप देखिए तापीय प्रतिलोमन की एक घटना जो ताप वितरण के सामान्य नियम का प्रतिलोमन है या उसका उल्टा स्वरूप है, ऐसी घटना होती है। इसी तरह ताप और दाब के बीच के संबंध की बात करेंगे तो मैं आपको कुछ उदाहरण से बताऊंगा कि वहां पर भी ये अंतर स्पष्ट होता है। अतः ये संपूर्ण पृथ्वी के भौतिक विभाजन के आधार व तदनुरूप भौतिक विभागों व उनकी प्रकृति को समझना भौतिक भूगोल का पक्ष है। यहाँ पर एक बात और यह है कि वातावरणीय जो संबंध हैं, यहाँ मैं वापस उन घटकों की बात कर रहा हूँ जो जलवायु या मौसमी क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। उन घटकों की, उन कारकों की यदि बात की जाए तो वे किसी शुद्ध विज्ञान के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं या शुद्ध विज्ञान के नियमों से नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि उनमें काफ़ी जटिलता होती है। और दो चरों का, इसलिए उन घटकों में से या उन कारकों में से यदि किन्हीं दो कारकों के हम अंतर संबंध की बात करें तो उनका केवल दो घटकों के आधार पर कोई विवेचन असत्य हो जाता है, अपूर्ण रहता है, अशुद्ध रहता है और वो भ्रामक होता है, क्योंकि उनके आधार पर कोई भी निकाला गया निष्कर्ष ठीक नहीं है। अतः भौतिक भूगोल विभिन्न कार्य कारण संबंधों की तार्किक व्याख्या करता है। यहाँ पर एक उदाहरण में जो आपको देने जा रहा हूँ और जो अपन यहाँ देख रहे हैं कि पहला उदाहरण है कि ताप और दाब के बीच संबंध को देखा जाए। ताप और दाब के बीच यदि संबंध देखते हैं तो देखिए सामान्यतः ये देखा जाता है कि दाब बढ़ाने पर ताप में वृद्धि हो जाती है, अर्थात दाब
ताप के समानुपाती है। ताप बढ़ाएंगे तो दाब में वृद्धि होगी और दाब बढ़ाएंगे तो ताप में वृद्धि होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम संबंध, दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, लेकिन समानुपातिक संबंधित हैं। अर्थात ये कहा जाए कि जहाँ, इसका अगर निष्कर्ष लिया जाए कि जहाँ ताप ज़्यादा होगा वहाँ दाब ज़्यादा होगा, तो फिर देखिए भूमध्य रेखीय जो न्यून दाब पेटी है, जहाँ पर कि ताप अधिक है उसके बावजूद भी वहाँ पर न्यून दाब पेटी है, तो यहाँ उल्टा संबंध क्यों हुआ, जबकि दाब और ताप के बीच सीधे संबंध के उदाहरण भी हैं। अर्थात यहाँ कोई ना कोई और कारक है जो ताप और दाब के इस स्थापित संबंध को उल्टा कर देता है। इसी प्रकार यदि हम ताप और दाब के अगर ये मान लें कि ये सीधे या समानुपातिक संबंधित नहीं है, अर्थात इनमें व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, यानी यदि ताप बढ़ाया जाएगा तो दाब कम हो जाएगा अथवा दाब बढ़ाया जाएगा तो ताप कम हो जाएगा, यदि इनका व्युत्क्रमानुपातिक संबंध मान लिया जाए तो फिर एक समस्या आ जाती है कि अगर ऐसा है तो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र जहाँ पर कि ताप ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर दाब भी ज़्यादा है, ताप और दाब में फिर वहाँ समानुपातिक संबंध हो गया। इस प्रकार की जब हम घटनाएं देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ताप और दाब के जो संबंध है वो एक स्थान पर जिस प्रकार का है ठीक उसी प्रकार से उस संबंध को दूसरे स्थान पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, उनमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन वो भिन्नता किसी तीसरे कारक के कारण से, तीसरे घटक के कारण से होती है। इस प्रकार के अनेकों विरोधाभासी अंतर संबंध भौतिक भूगोल के अध्ययन में निहित हैं, शामिल होते हैं। और इन अध्ययनों की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भौतिक भूगोल में निहित अधिकांश कार्य कारण संबंध प्राकृतिक विज्ञान के सामान्य नियमों से ही नियंत्रित हैं, इसलिए भौतिक भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है। भौतिक भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है। इसमें हम जहाँ आज जो आपके साथ इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो है इंसुलेशन पर, यानी भौतिक यानी सूर्य तप पर। ये सूर्य तप पर जो हम सूर्य तप को जब परिभाषित करते हैं तो इसके तीन शब्द, इंसुलेशन जो पूरा एक शब्द है उसको तीन भागों में बांट देते हैं। पहला इन, दूसरा सोल और तीसरा एशन। अगर हम इन शब्द का अर्थ देखें तो इनकमिंग यानी आने वाले। कौन आने वाले, आगे देखते हैं। सोल, सोल बना है, सोलर से लिया गया शब्द है, सोलर यानी सन्स यानी सूर्य से या सौर। और तीसरा जो इसका जो विच्छेद वाला भाग है वो है एशन, वो रेडिएशन का सफिक्स लिया गया है और उसका अर्थ है विकिरण। यानी अगर इसको एक लाइन में अगर परिभाषित किया जाए, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस यानी पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण। जब हम पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरणों की बात करते हैं यानी सूर्यतप की बात करते हैं तो उसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरणों की मात्रा। यह ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य से जो विकिरण निकल रहे हैं वो सारी की सारी मात्रा पृथ्वी पर नहीं आती है। उन सौर विकिरणों का, सूर्य से निकलने वाले विकिरणों का वो भाग जो पृथ्वी तक पहुंचता है या पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, केवल उस भाग को सूर्यतप या इंसुलेशन कहा जाता है। और कितनी मात्रा पृथ्वी पर आती होगी तो इसके बारे में हम देखें कि पृथ्वी को कुल सौर विकिरणों का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। यानी जितनी सौर विकिरण, जितनी सौर ऊर्जा सूर्य से उत्सर्जित हो रही है, विकिरित हो रही है, उसका केवल 2 अरबवां भाग, बहुत छोटा भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। लेकिन ये छोटा भाग भी लगभग 23,000 बिलियन अश्व शक्ति, 23,000 हॉर्स पावर के बराबर शक्ति रखता है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पृथ्वी पर होने वाले जलवायु परिवर्तनों और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा के संदर्भ में। सौर विकिरणों की मात्रा की जब हम गणना की बात करते हैं, जो सूर्यतप की बात करते हैं, इस पर कई बार भ्रम पैदा होता है, क्योंकि जब ये परिभाषा में कहा गया है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरणों की मात्रा, अथवा ये कहा गया है कि ये सूर्य से निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है उसे सूर्यतप कहा गया है। तो पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है कि मतलब किस जगह, पृथ्वी की हम धरातल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की वायुमंडलीय बाह्य सीमा की बात कर रहे हैं, कहाँ से सूर्यतप की गणना प्रारंभ होती है, ये कई बार
ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उस दृष्टि से ये ध्यान रहना चाहिए कि सौर विकिरणों की सूर्य तप की जो गणना होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य सीमा पर जो विकिरण आकर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, पहुंच जाते हैं, प्राप्त होते हैं वायुमंडल की बाहरी सीमा पर, वहां से उस मात्रा को 100 इकाई मानते हुए उसे सूर्य तप की संज्ञा दी जाती है। और उस 100 इकाई में से कितना भाग किस किस रूप में चला जाता है, वितरित हो जाता है, फिर ये देखने वाली बात है। लेकिन सौर विकिरणों की वह मात्रा जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी सीमा पर, बाहरी भाग पर प्राप्त होती है, वहां से सूर्य तप की गणना प्रारंभ हो जाती है। जब हम विकिरण की बात करते हैं, क्योंकि विकिरण सामान्य शब्द है और शायद लगभग ये बहुत छोटी कक्षाओं से, 5वीं 6वीं कक्षाओं से विकिरण शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या कभी ये सोचा गया है कि सूर्य से निकलने वाली जो तरंगें हैं, जो ऊष्मा है, उसे विकिरण क्यों कहा जाता है? तो विकिरण के लिए ध्यान दें कि विकिरण ऐसी तरंगें हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती हैं जिन्हें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ना इन्हें ठोस में से गुजरना होता है, ना इन्हें द्रव में से गुजरना होता है, ना इन्हें गैस में से गुजरना होता है। और ऐसी तरंगें जो किसी माध्यम के बिना अग्रसित हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, उनमें से अगर निकल कर और किसी दूसरे निकाय तक, किसी दूसरी बॉडी तक पहुंच सकती हैं, उन्हें विकिरण कहा जाता है। यहाँ पर विकिरण को अगर दूसरे रूप में परिभाषित करें तो कहा जा सकता है कि यह विकिरण ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऐसी वे समस्त तरंगें जिन्हें अपने प्रोपगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गुजरने के लिए जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनके साथ विकिरण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां देखिए एक चित्र जो हम देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम किस संदर्भ की बात कर रहे हैं। ये 3 संदर्भ हमें देखने होंगे। नीचे की जो रेखा आप देख रहे हैं वो पृथ्वी सतह है, धरातल है, जहां से ठोस और तरल यानी जल, ये दोनों मिलकर एक सतह बना रहे हैं, इसे हम पृथ्वी सतह या धरातल कह रहे हैं। ऊपर अगर हम डॉटेड लाइन देखते हैं तो वो वायुमंडल या ऊपरी सीमा है, यानी वायुमंडल, जलमंडल और थल मंडल, तीनों मंडल मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। तो यानी वायुमंडल जो धरातल यानी स्थल और जल दोनों जो भाग जो धरातल का निर्माण कर रहे हैं, उसके ऊपर वायुमंडल बैठा है और उस वायुमंडल की एक ऊपरी सीमा है। उस ऊपरी सीमा और पृथ्वी के धरातल के बीच का जो भाग है उसे हम वायुमंडल से संबोधित कर रहे हैं और वो वायुमंडल कहला रहा है। यहाँ पर अगर हम इसी संदर्भ में देखें, अब हम विकिरणों की बात करें तो 3 प्रकार के विकिरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये 3 प्रकार के जो विकिरण हैं, आप ध्यान दें, वे विकिरण जो सूर्य से प्राप्त हो रहे हैं, सूर्य से आ रहे हैं, उन्हें हम सौर विकिरण कहते हैं। जिसे हम इंसुलेशन की बात कर रहे हैं वो सौर विकिरण है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा धरातल तक पहुंचती है तो धरातल उस ऊर्जा का अवशोषण करता है एक बार, और उसके बाद पुनः उसका उत्सर्जन करता है। और जो ऊर्जा, जो विकिरण पृथ्वी के धरातल से निकलते हैं, आपने कभी देखा होगा गर्मी के समय में शाम तक भी ठंडक नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ऊर्जा, जो ऊष्मा धरातल ने संग्रहित कर लिया है, अवशोषित कर लिया दिन के समय, सायकाल तक भी, सायकाल बल्कि देर तक वो उसका उत्सर्जन करता रहता है, और इसलिए वो आसपास की वायु को ठंडा नहीं होने देता। ये वो विकिरण है जो धरातल से निकल रहे हैं। और पृथ्वी से जाने वाले या निकलने वाले विकिरणों को हम पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। और तीसरे एक विकिरण और हैं जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं। वे विकिरण हैं जो वायुमंडल से ही निकलकर निर्वात में चले जाते हैं, उन्हें हम वायुमंडलीय विकिरण कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के विकिरणों की बात हम कर रहे हैं, एक सौर विकिरण, दूसरा पार्थिव विकिरण और तीसरा वायुमंडलीय विकिरण। और इन तीनों विकिरणों का वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में महत्व रह जाता है। यहाँ पर हम एक चित्र वापस देखें, यदि हम इन विकिरणों की ओर देखें एक एक करके, अगर हम देखें कि ऊपर से जो रेखाएं आ रही हैं नीचे, वे सौर विकिरण हैं। इनमें सौर विकिरण को जो पीले रंग में आप देख रहे हैं वो सौर विकिरण है। इसके बाद दूसरे प्रकार के विकिरण वे पार्थिव विकिरण हैं जो धरातल से निकल रहे हैं। और तीसरे प्रकार के विकिरण
जो वायुमंडलीय विकिरण हैं, जो वायुमंडल से निकलकर निर्वात की ओर वायुमंडल की बाहरी सीमा से ऊपर चले जाते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें, हम जिन 3 विकिरणों की बात अभी तक कर रहे थे वे तीनों के तीनों विकिरण इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से सूर्य से आने वाले विकिरण जो धरातल तक पहुंच रहे हैं, सौर विकिरण है, वो ऊपरी सीमा को स्पर्श करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडलीय ऊष्मन के लिए जवाबदेह हैं और वो धरातल तक पहुंचकर धरातल को गर्म करते हैं, वो धरातलीय ऊष्मन के लिए भी उत्तरदायी हैं। ये सौर विकिरण है। तो धरातल पर ऊष्मा का अवशोषण होने के उपरांत उनका उत्सर्जन होता है और जो धरातल से, देखिए आप 2 रेखाएं देख रहे हैं जो वायुमंडलीय ऊपरी सीमा को पार करके ऊपर तक जा रही हैं, अर्थात पार्थिव विकिरणों का कुछ भाग निर्वात में चला जाता है, वायुमंडल से बाहर चला जाता है, जबकि वायुमंडल इन पार्थिव विकिरणों का ही कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए पार्थिव विकिरणों से आप देखिए 2 रेखाएं वायुमंडल तक ही रह गई हैं, अर्थात कुछ विकिरण, पार्थिव विकिरणों का भाग वायुमंडल में अवशोषित हो गया है और तीसरा भाग जो वायुमंडलीय विकिरण हैं वे वायुमंडल से उत्सर्जित होकर निर्वात की ओर चले जाते हैं। इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया का कहीं ना कहीं वायुमंडल के ऊष्मन, शीतलन और पृथ्वी के ऊष्मा बजट में महत्व हो जाता है। और इस प्रकार विकिरण की रचना अगर हमको देखें तो विकिरण की रचना में ये भाग हमें दिखाई देते हैं कि जो सूर्य से आने वाले विकिरण हैं वो 3 प्रकार की तरंगों से बने हैं। पहले दीर्घ तरंगें जो कुल सौर विकिरण का लगभग 42% भाग हैं। ध्यान दें, ये अदृश्य विकिरण है जो हमें दिखाई नहीं देते। उसके बाद दूसरी मध्यम तरंगें जो सर्वाधिक मात्रा में है। अगर हमसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल पूछा जाए कि सौर विकिरणों में सर्वाधिक मात्रा किस प्रकार के तरंगों की, किस प्रकार के विकिरणों की रहती है, तो वे मध्यम तरंगों की, मध्यम प्रकृति के तरंग हैं, मध्यम प्रकृति के विकिरण हैं जिनकी सर्वाधिक मात्रा है और ये कुल सूर्य तप का 52% भाग, 52% भाग बनाते हैं। और ये दृश्य विकिरण है। आपको याद दिलाएं कि दिन के समय जो आप देख पाते हैं, सूर्य की रोशनी में जो आप देख पाते हैं, ये इन्हीं तरंगों की वजह से है, इन्हीं विकिरणों की वजह से है, इसी भाग की वजह से है कि ये रोशनी पैदा करते हैं और इस रोशनी के कारण, इस प्रकाश के कारण आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, हम पूरी दुनिया को या हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पा रहे हैं, इसलिए ये दृश्य विकिरण है। और एक तीसरा जो विकिरणों का भाग है वह है लघु तरंगें, शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस हैं जो न्यूनतम मात्रा में होते हैं। केवल सौर विकिरणों का केवल 6% भाग ही, 6% ऑफ द टोटल इंसुलेशन वो बनाते हैं और ये पुनः अदृश्य विकिरण है। इस प्रकार सौर विकिरण में आने वाली कुल मात्रा देखें तो 48% भाग अदृश्य विकिरणों से बनी है और केवल 52% भाग दृश्य विकिरणों से बना हुआ है। 2 प्रकार के विकिरण, दृश्य और अदृश्य, इसमें हो जाते हैं। यहाँ पर हम जब इन सूर्य तप को प्रभावित करने वाले, अब यहाँ सूर्य तप की बात हमने समझी कि सूर्य तप होता क्या है, सूर्य तप हम किसे कह रहे हैं, कितनी मात्रा सौर विकिरणों के रूप में पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, इन सब बातों के बाद में एक महत्वपूर्ण भाग ये होता है, महत्वपूर्ण तथ्य ये रह जाता है कि जब पृथ्वी को इतनी ऊर्जा, जिसे हम 23,000 अश्व शक्ति के बराबर हम बात कर रहे हैं, तो इतनी ऊर्जा का फिर पृथ्वी पर ऊष्मन या वितरण किस प्रकार का हो रहा है, वो सूर्य तप क्या पूरे पृथ्वी तल पर बराबर मात्रा में जा रहा है या उसमें भी कुछ भिन्नता हो जाती है। तो हमें ये स्पष्ट समझना चाहिए कि सूर्य तप की मात्रा संपूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होती है, क्योंकि उसको प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं पृथ्वी के वितरण के संदर्भ में। और पहला कारण है सूर्य किरणों का आपतन कोण। यहाँ मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कुछ पुस्तकों में और कुछ जगह तिरछेपन का, सौर किरणों का तिरछापन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब हम आपतन कोण और तिरछेपन की बात करेंगे, बल्कि मैं अपनी ही आज की इस चर्चा में आपको आगे दिखाएंगे कि तिरछापन और आपतन कोण के क्या संबंध हैं, वो आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, पर दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। जब सौर किरणों का आपतन कोण की बात की जाए तो उसका एक अलग प्रभाव है, और जब सौर किरणों के तिरछेपन की बात की जाए तो उसका एक अलग प्रभाव है। तो हमें ये बात अभी केवल इतना सा ध्यान रखना होगा कि आपतन कोण और तिरछापन 2 अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं जिन्हें हमें, जो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करती हैं। आइए, सूर्य तप के किरणों का आपतन कोण का सूर्य तप से क्या संबंध है। देखिए यहाँ एक निशान लगा हुआ है समानुपाती का, अर्थात ये कहता है
कि यदि आपतन कोण जितना ज़्यादा होगा, यहाँ आपको और एक बात याद दिला दें कि सौर किरणों का आपतन कोण का मान अधिकतम 90 डिग्री हो सकता है। जब हम ये कहते हैं कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं, अर्थात जिस भी स्थान पर दोनों उपोष्ण, ये जो पूरा उपोष्ण कटिबंध है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन दिशा का सूर्य का जो विस्थापन दिखाया गया है, बताया जाता है, उसका अर्थ यह है कि कर्क वर्ष में एक बार एक दिन कर्क रेखा पर, वर्ष में एक बार एक दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है, जिसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, इस उपोष्ण कटिबंध के प्रत्येक भाग पर एक वर्ष में सूर्य की किरणें 2 बार सीधी गिरती हैं। ध्यान दिया जाए, कर्क और मकर रेखाओं पर एक बार, और इसके बीच का जो क्षेत्र है जिसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी सम्मिलित है, वहां पर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अधिकतम कोण का मान 90 डिग्री हो सकता है। और उसके बाद 0 डिग्री की स्थिति कभी भी सूर्य के साथ नहीं आती है। 0 डिग्री का मतलब क्षैतिज स्थिति में चले जाना या उसके ऊपर ओवरलैप कर जाना, ऐसा कभी नहीं होता है कि सूर्य की किरणें धरातल के साथ ओवरलैपिंग की पोजीशन में, अतिव्यापन की स्थिति में आ जाएं। इसलिए 0 डिग्री कभी नहीं होता है। अर्थात जो आपतन कोण का मान है वो शून्य से सदैव अधिक रहता है और 90 डिग्री अधिकतम तक पहुंचता है। इसके बीच में वो मान परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जो कहने का आशय यह है कि आपतन कोण का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी किरणें सीधी गिर रही होंगी, और जितनी किरणें सीधी गिरेंगी उतना सूर्य तप बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम आगे इसी अपने आज की इस चर्चा में देखेंगे कि आपतन कोण के साथ सूर्य तप का सीधा संबंध क्यों है। इसी प्रकार दूसरा जो कारक हम देखते हैं वो है सूर्य किरणों का तिरछापन। अभी जो हम बात कर रहे थे, यहां देखिए उल्टा हो गया। आपतन कोण जितना ज्यादा होगा, अगर हम आपको एक ये मॉडल हम यहां पर दिखाना चाहते हैं कि जब हम ये मान लेते हैं कि सूर्य की किरणें सीधी हैं और वो जब सूर्य की किरणें इस तरह सीधी गिर रही हैं, यहां पर आपतन कोण का मान इस प्रकार सीधा है। ये सूर्य की किरणें, जब हम मानते हैं कि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी गिर रही हैं, अब देखिए सूर्य की किरणें जब इस तरह चलने लगेंगी तो आपतन कोण का मान कम होता जा रहा है। लेकिन इस आपतन कोण के मान के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है। सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ने पर वो किरणें वायुमंडलीय अधिक दूरी तय करती हैं, और अधिक दूरी तय करने के कारण उनको ज़्यादा वायुमंडलीय दूरी से निकलना होता है और उसके कारण से उनका ह्रास होने लगता है। यहाँ पर पुनः एक बार आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये सूर्य की किरणों का सीधा मॉडल है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी आपतित हो रही हैं, सीधी गिर रही हैं। यहाँ पर आपतन कोण का मान 90 डिग्री है। अब इस आपतन कोण के साथ साथ जब ये सूर्य की किरणें झुकती जाती हैं तो इनका तिरछापन बढ़ता जा रहा है और आपतन कोण का मान कम होता जा रहा है, क्योंकि आपतन कोण का मान यहाँ से काउंट होगा, इस जगह से जहाँ मेरी उंगली आपके साथ हथेली के साथ चल रही है, वहाँ पर ये आपतन कोण का मान हो रहा है, और ये आपतन कोण कम होता जाएगा तो सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार सूर्य की किरणों का यदि तिरछापन बढ़ेगा तो सूर्य तप कम होता चला जाएगा। इसलिए ये दोनों कारक देखें, सूर्य की आपतन कोण अधिक होगा तो सूर्य तप अधिक होगा, आपतन कोण कम होगा तो सूर्य तप कम होगा। लेकिन तिरछापन के साथ उल्टा है, तिरछापन यदि अधिक होगा तो सूर्य तप कम हो जाएगा, और तिरछापन यदि कम होगा तो सूर्य तप बढ़ जाएगा। इनमें व्युत्क्रमानुपात का संबंध है इन दोनों कारकों में। तीसरा कारक यदि हम देखते हैं तो सूर्य तप दिन की अवधि के साथ समानुपातिक संबंध है। दिन की अवधि से आशय है कि सूर्य कितने ज्यादा समय तक दिखाई दे रहा है अथवा सूर्य कितने कम समय तक दिखाई दे रहा है। ग्रीष्म काल में जिस भी गोलार्ध की हम बात करेंगे, ग्रीष्म काल जब आएगा तो वहां दिन की अवधि बढ़ जाती है, और जब शीतकाल होता है तो दिन की अवधि कम हो जाती है, अर्थात दिन की लंबाई, दिन की अवधि, दिन के घंटे कम हो जाते हैं, और ग्रीष्म काल में दिन के घंटे बढ़ जाते हैं। तो जितने अधिक समय तक सूर्य दिखाई देंगे, यानी दिन की लंबी अवधि जितनी ज़्यादा होगी, दिन की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, उतने अधिक समय तक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। इसलिए दिन की अवधि के साथ साथ इसका समानुपातिक संबंध है कि दिन की अवधि ज़्यादा तो सूर्य तप की ज़्यादा प्राप्ति, दिन की अवधि कम तो सूर्य तप की कम प्राप्ति। इसलिए इन दोनों घटकों में, इन दोनों कारकों में समानुपातिक संबंध है। और चौथा जो कारक है वो है सूर्य से दूरी। ये देखिए,
सूर्य से दूरी का, किसकी दूरी, पृथ्वी की दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है उस परिक्रमण अवधि में कभी वो एक बार सूर्य के निकटतम होती है मित्रों, उसे उपसौर की दशा कहा जाता है, पेरिहिलियन उपसौर। और ये अवस्था 3 जनवरी को होती है। और उसी परिक्रमा की अवधि में पृथ्वी एक बार सूर्य से दूरस्थ स्थिति में चली जाती है, जिसे अपसौर की दशा कहा जाता है, एफिलियन। ये उपसौर और अपसौर की जो दशाएं हैं, ये जो नाम हैं, वो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की दूरी के संदर्भ में दिए जाते हैं, उपसौर और अपसौर। देखिए, ऊर्जा का स्रोत कौन है, वो सूर्य है। और सूर्य के जब पृथ्वी निकटतम पहुंचेगी, उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो उसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और जब सूर्य से दूरी उसकी बढ़ जाएगी तो उसको ऊर्जा की कम प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार जब सर्दी के मौसम में कभी कहीं आग जला के लोग बैठे होते हैं और हम उस पर तापने की कोशिश करते हैं, तापने के लिए बैठते हैं, तो जो व्यक्ति आग के ज़्यादा निकट होगा उसे ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, उसे ज़्यादा गर्मी मिलेगी, और जो आग से दूर होगा उसको कम गर्मी मिलेगी। तो ठीक उसी प्रकार का संबंध सूर्य तप के संदर्भ में पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है। अर्थात पृथ्वी जब सूर्य के निकट होगी तो उसे ज़्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होती है, पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है तो उसको कम सूर्य तप की प्राप्ति होती है। अर्थात दूरी के संदर्भ में सूर्य तप व्युत्क्रमानुपातिक संबंध रखता है। सूर्य से दूरी और सूर्य तप का व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। अगर दूरी बढ़ेगी तो सूर्य तप कम हो जाएगा, दूरी घटेगी तो सूर्य तप बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला जो कारक है वो है वायुमंडलीय पारदर्शिता। यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि वायुमंडलीय पारदर्शिता से हमारा आशय क्या है। आप कई बार देखते हैं, गर्मी के समय में आप कभी देखिएगा तो कई बार धुंध छाई रहती है, शाम के समय पर विशेष करके आप देखेंगे तो आकाश में धुंध छाई रहती है, आपको दूर साफ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार शीतकाल में अगर आप देखेंगे तो सुबह कोहरा छाया हुआ होता है, तो उस समय आपको दिखाई नहीं देता, यानी वायुमंडल पारदर्शी नहीं रह जाता है या वायुमंडल की पारदर्शिता कम हो जाती है। इसके विपरीत आप उस मौसम को ध्यान करिए जब आकाश में सूर्य निकला हुआ है, मेघाच्छादन नहीं है या बहुत कम है, और उस दशा में आप पाते हैं कि आपको दूर तक की जो वस्तुएं हैं, जो भी नज़ारा है, जो भी दृश्य है, वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस दशा में वायुमंडलीय पारदर्शिता अधिक है। तो वे कौन से कारक होते हैं जो वायुमंडलीय पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं या वायुमंडलीय पारदर्शिता को कम या ज़्यादा करते हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वायुमंडल यदि पारदर्शी होगा तो सूर्य की किरणें आसानी से धरातल तक पहुँचेंगी, वायुमंडल में प्रवेश करेंगी और धरातल तक पहुँच जाएंगी, यानी सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि वायुमंडल पारदर्शी न हुआ, उसमें वायुमंडल में धूल के कण, धुआं के कण, मेघ, यदि ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा मात्रा में बैठी होंगी तो वो सूर्य से आने वाली किरणों को, सौर विकिरणों को, उनको प्रकीर्णित कर देते हैं, उनको छितरा देते हैं, जिससे सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। तो वायुमंडल यदि पारदर्शी नहीं हुआ तो सूर्य तप की मात्रा घट जाती है, और यदि वायुमंडल पारदर्शी हुआ तो सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। ये वायुमंडल और वायुमंडलीय पारदर्शिता और सूर्य तप का संबंध है। अगले कारक में यदि हम देखते हैं तो सौर कलंकों की संख्या, और ये एक महत्वपूर्ण कारक है, सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंक होते क्या हैं, इनके बारे में हमें वापस एक बार हम यही कहेंगे कि हम आगे इस पर फिर एक चर्चा करने जा रहे हैं कि सौर कलंक को किस प्रकार परिभाषित किया जाए, सौर कलंक क्या होते हैं, क्यों होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें इतना समझना है कि सौर कलंक वे हैं जो सूर्य पर कुछ काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। वो हमें अपनी आंखों से इस प्रकार दिखाई नहीं देते, लेकिन जब कभी बहुत हाई पावर जो माइक्रोस्कोप, ये टेलीस्कोप्स हैं, दूरबीन हैं उच्च क्षमता वाली, जब उनसे देखा जाता है तो सूर्य पर कुछ काले धब्बों के रूप में कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें सौर कलंक कहा गया है। और उन सौर कलंकों का प्रभाव ये होता है कि जब सौर कलंकों की संख्या बढ़ती है तो सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है, और सौर कलंकों की संख्या कम होती है तो सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। अर्थात इन दोनों में भी फिर समानुपातिक या सीधा अनुपात का संबंध है। और अगला जो एक कारक है वो है धरातल की परावर्तक प्रकृति। धरातल की जो परावर्तक प्रकृति है उसका आशय यह है कि सूर्य की किरणें में कल्पना करते हैं कि धरातल पर सब जगह तो एक सी स्थिति नहीं है, सब जगह तो रेगिस्तान या धूल नहीं है, सब जगह तो चट्टान नहीं है, सब जगह तो पानी नहीं है, सब जगह तो वनस्पति नहीं है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जब जहाँ पर
ऐसी सतह होती है जो चिकनी सतह होगी, परावर्तक सतह होगी, तो वहां से सौर किरणों का परावर्तन बढ़ जाता है। और जब परावर्तन बढ़ेगा तो परावर्तन का अर्थ ये होता है कि किसी चिकनी सतह से टकराकर किरणों का लौट जाना। और ऐसी दशा में जब अवशोषण नहीं हुआ तो उनका प्रभाव नहीं होगा। तो धरातल की परावर्तक प्रवृत्ति जो है वो सूर्य तप की मात्रा में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितनी परावर्तक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, यहाँ देखिए उल्टा संबंध है इन दोनों का, जितनी परावर्तक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी उतना सूर्य तप कम होता जाएगा। और यदि परावर्तक प्रवृत्ति न हो यानी अवशोषक प्रवृत्ति हो तो सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में आप देखिए जहाँ डार्क कलर की मिट्टी हो, डार्क कलर सॉइल होती है, वहाँ पर अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है। डार्क कलर की चट्टानें यदि खुरदरी चट्टानें होती हैं तो उनकी अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है और वे जल्दी गर्म होती हैं बजाय परावर्तक प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों के। और इसके विपरीत यदि हम देखें, हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जलीय क्षेत्र हैं, वनस्पति सघन वनस्पति क्षेत्र हैं, चूंकि उनकी परावर्तक प्रवृत्ति होती है इसलिए वहाँ परावर्तन के कारण सौर किरणें लौटती हैं, तो वहाँ पर सूर्य तप का प्रभाव, सूर्य तप की जो ऊष्मीय प्रभाव है वो कम होने लगता है। इस प्रकार इन दोनों में प्रतिकूल संबंध है, प्रतिक्रमानुपात का संबंध है इन कारकों में। देखिए एक चित्र हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इसमें जो भी हम आपसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे ये वादा किया था कि आपको बताएंगे कि आपतन कोण और तिरछेपन का क्या स्वरूप हो सकता है। मैंने आपको एक पेन से ये मॉडल करके दिखाया था। यहाँ देखिए 3 किरणें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 किरणें उदाहरण है। केस ए में आप देखिए कि वो किरण सीधी गिर रही है, उसने ठीक 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया है लेकिन वो काफ़ी हद तक सीधी गिर रही है। और उसका आपतन कोण आप ए देखेंगे तो उस कोण को आप ध्यान से देखिए। इस कोण की तुलना जब हम बी यानी दूसरी किरण के साथ कर रहे हैं वो थोड़ी तिरछी हो गई है। और जब वो तिरछी होकर जब वायुमंडल में प्रवेश कर रही है तो आप देखिए उसने जो धरातल के साथ कोण बनाया है कोण बी, वो कोण ए से छोटा है, यानी तिरछापन बढ़ेगा तो आपतन कोण कम हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे उदाहरण को। जब तीसरी किरण है वो बी और ए दोनों की तुलना में ज़्यादा तिरछी हो गई है और वो ज़्यादा तिरछी होने के कारण वो ज़्यादा दूरी तक वायुमंडल में चल रही है। उसने जो धरातल के साथ कोण बनाया है वो कोण सी है और ये कोण जो सी है वो कोण बी और कोण ए दोनों की तुलना में छोटा है, यानी आपतन कोण और कम हो गया। वापस ध्यान दें, कोण ए जो आपतन कोण है वो सबसे बड़ा है इन तीनों में, कोण बी कोण ए से छोटा है और कोण सी कोण ए और कोण बी दोनों से छोटा है। यानी जितना आपतन कोण कम होता जा रहा है उतना किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है और ये तिरछापन इन किरणों में आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ इसका एक और आशय है, देखिए किरण ए को उसकी जो वायुमंडलीय सीमा से धरातल के बीच की जो दूरी है कोण ये किरण 1 की वो दूरी देखिए, किरण 2 की फिर वापस उसी वायुमंडल में तय की गई दूरी को देखिए और किरण 3 की वायुमंडल में तय की गई दूरी को देखिए, तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि जब किरणें सीधी गिरती हैं तो वो कम वायुमंडलीय दूरी तय करती हैं, जबकि जब वो जैसे जैसे तिरछी होती जाएंगी तो उनको वायुमंडल में होकर अधिक दूरी तय करनी होती है और उस दूरी के बढ़ने के साथ साथ उन्हें ज़्यादा वायुमंडलीय अवरोधों का सामना करना पड़ता है जिससे सूर्य तप की तीव्रता कम होती जाती है। यह इस चित्र से एक स्पष्ट है कि किरणों के आपतन कोण और किरणों के तिरछेपन में क्या संबंध है। यहाँ सौर किरणों के आपतन कोण व तिरछेपन की भूमिका को यदि हम विश्लेषित करें तो देखिए इसमें ये बात स्पष्ट है कि आपतन कोण अधिक होने पर सौर किरणें कम वायुमंडलीय दूरी तय करती हैं, जैसा अभी हमने पिछले चित्र में देखा, अतः उनमें संग्रहित ऊर्जा कम क्षेत्र में वितरित होती है। वापस ध्यान दें, यदि वे वायुमंडलीय कम दूरी तय करेंगी तो इसका अर्थ ये है कि वे धरातल पर कम क्षेत्र पर आपतित होंगी, गिरेंगी, और जब उनमें जो कम क्षेत्र पर गिरेंगी तो उनमें जो संग्रहित ऊर्जा ऊष्मा के रूप में जो उनके साथ आ रही है पृथ्वी तक वो कम क्षेत्र पर वितरित हो जाएगी। और कम क्षेत्र पर वितरित होने का क्या प्रभाव होगा कि प्रति इकाई क्षेत्र को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। आपतन कोण अधिक, सौर ऊर्जा कम क्षेत्र पर फैलेगी, कम क्षेत्रफल पर फैलेगी तो प्रति इकाई क्षेत्र को मिलने वाली ऊष्मा का मान कम हो जाएगा, अर्थात सूर्य तप की मात्रा, उसका सूर्य तप का तापीय प्रभाव बढ़ जाएगा। इसके विपरीत दूसरी स्थिति देखिए, इसी में एक चीज और देखिए कि जब आपतन कोण अधिक होता है तो तिरछापन कम हो जाता है। इसके
ये जो दशा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपतन कोण अधिक होगा तो वो कम क्षेत्र पर फैलेगी, ज़्यादा तापीय प्रभाव होगा, तो ये दशा कहाँ होती है धरातल पर? तो हमें ये देखना है कि ये दशा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। अब आप देखिए पृथ्वी के यदि हम तापीय कटिबंधों को देखें, 3 ध्रुवीय क्षेत्र, समशीतोष्ण और उष्ण। तो उष्ण कटिबंध जो नाम दिया गया है क्योंकि वहां पर तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, अधिक ताप के कारण उसका नाम उष्ण कटिबंध है। समशीतोष्ण में उससे कम ताप है और वहां पर शीत ऋतु भी ज्यादा प्रभावी है, और शीत कटिबंध जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर शीत ही प्रभावी है, वहां पर उष्णीय प्रभाव नहीं है। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सौर की किरणें वर्ष भर लगभग अधिक भाग तक वो सीधी गिरती हैं या आपतन कोण अधिक रहता है, इसलिए वहां पर उनका ऊष्मीय प्रभाव अधिक हो जाता है, सूर्य ताप की मात्रा वहां पर अधिक प्राप्त होती है। इसलिए जो तापमान की बात जो की गई है, ताप कटिबंध जो बनाए गए हैं वो इसी अनुरूप बनाए गए हैं। दूसरा आप देखिए कि आपतन कोण में, आपतन कोण का कम होने पर सौर किरणें अधिक वायुमंडलीय दूरी करती हैं। जब आपतन कोण कम होगा, जैसे मैंने आपको उस चित्र में दिखाया था कि आपतन कोण का मान जब कम होता है तो सौर किरणों को अधिक वायुमंडलीय दूरी तय करनी पड़ती है, और जब वो अधिक वायुमंडलीय दूरी तय करती है तो वो ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर फैलती हैं, और ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर जब फैलेंगी तो उनकी जो ऊर्जा है, जो उनमें संग्रहित ऊर्जा आई थी, वो अधिक बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाती है। और उस बड़े क्षेत्रफल पर फैलने का प्रभाव ये होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान कम हो जाता है, अर्थात सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है। सौर किरणों का तिरछापन इस स्थिति में अधिक होता है और ये दशा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में रहती है। ध्यान दीजिए, जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो वहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो वहां पर तापीय प्रभाव कम होगा और ऐसे क्षेत्रों में तापमान कम रहता है। इसलिए समशीतोष्ण और उससे भी ज़्यादा जो आपके शीत क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की दशा रहती है। यहाँ पर आपको सूर्य किरणों के अब जो आपतन कोण और तिरछेपन की जो बात की गई थी उनके बारे में शायद आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि सूर्य किरणों के तिरछेपन तथा आपतन कोण में परस्पर विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। यदि आपतन कोण बढ़ेगा तो तिरछापन कम हो जाएगा और यदि आपतन कोण घटेगा तो तिरछापन बढ़ जाएगा। और सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ने पर आपतन कोण का मान घटता जाता है। ध्रुवों की ओर चलने पर चूंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, ध्यान दीजिए, ध्रुवों की ओर चलने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, अर्थात उनका आपतन कोण घटता जाता है। इसलिए ध्रुवों की ओर चलने पर सूर्य ताप की मात्रा भी घटती चली जाती है और तापमान भी कम होता चला जाता है। ये संबंध स्पष्ट होता है आपतन कोण और सूर्य किरणों के तिरछेपन से। हमने एक बात की थी कि सूर्य से दूरी की जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि पृथ्वी की सूर्य से जब दूरी बढ़ती है तो सूर्य ताप का मान घट जाता है, और जब सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कम होती है तो सूर्य ताप का मान बढ़ जाता है। ये देखिए उल्टा संबंध इन दोनों के बीच में है। अगर हम दूरी को एक नज़र से देखें, जिस उपसौर की हम बात कर रहे थे कि हम उसको देखें, तो ये दशा 3 जनवरी को होती है और उस समय पृथ्वी सूर्य से 14.7 करोड़ किलोमीटर या 9.15 करोड़ मील की दूरी पर होती है। इस दूरी को आप ध्यान से दें, जब हम अपसौर की दशा के साथ इस दूरी की तुलना करेंगे तो संभवतः आपको लगेगा कि सूर्य पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष के ठीक बीच में नहीं है, उसके केंद्र पर नहीं है, वरन एक और विस्थापित है, और इसके कारण से पृथ्वी की जो सूर्य के सापेक्ष दूरी है वो बदलती है। उपसौर की दशा में 14.7 करोड़ किलोमीटर या 9.15 करोड़ मील की दूरी पर पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष बैठी होती है और यह सूर्य की दक्षिणायन अवस्था कहलाती है, अर्थात उस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी गिर रही होती हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और हमारे यहाँ उस समय शीत ऋतु होती है। ध्यान दीजिए, इस जनवरी के महीने को अगर हम ध्यान दें तो हमारे यहाँ यह शीत ऋतु का समय है, जनवरी का माह। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें कि हम जब सूर्य से अधिक दूरी की बात करते हैं तो अपसौर की दशा को देखिए जो 4 जुलाई को आती है। 4 जुलाई की बात जब हम बात करते हैं उस समय पृथ्वी की दूरी देखिए 15.2 करोड़ किलोमीटर और वहाँ कितनी थी 14.7 करोड़ किलोमीटर, यानी दूरी बढ़ गई। ये पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर या 9.45 करोड़ मील। ये सूर्य की उत्तरायण अवस्था है, यानी उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी गिर रही होती हैं, अर्थात
उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत शीत ऋतु होती है। इन दोनों दूरियों की तुलना जब हम करते हैं तो पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी की बात की जाती है वो 14.9 करोड़ किलोमीटर या 9.30 करोड़ मील है पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी। और इस दूरी का प्रभाव जो भी आपसे हमने अभी चर्चा की थी कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी बढ़ने पर सूर्य तप का मान घटता है, क्योंकि आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। यहाँ पर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी घटने पर सूर्य तप का मान बढ़ जाएगा। ये स्पष्ट है कि जब हम उल्टे संबंध की बात कर रहे हैं तो ऊपर की स्थिति यदि प्रतिकूल हो जाती है, यानी अगर दूरी घट जाती है तो सूर्य तप का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद इसलिए हम जब उपसौर की दशा शीतकाल में और अपसौर की दशा ग्रीष्म काल की बात करें और दोनों में सूर्य तप की तुलना करें तो स्पष्ट होता है कि शीतकाल के समय पृथ्वी को सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसमें कहीं आपको एक संशय हो सकता है, कहीं एक शंका हो सकती है कि जिस समय शीतकाल हो रहा है उस समय सूर्य तप अधिक कैसे हो सकता है, जिस समय ग्रीष्मकाल हमारे यहाँ हो रहा है उस समय सूर्य तप कम कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, शीतकाल में इतनी ठंड पड़ रही है, जबकि हम कह रहे हैं सूर्य तप की प्राप्ति अधिक हो रही है। यहाँ मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ उसका अर्थ ये है कि हम जब ये जो बात कर रहे हैं कि शीतकाल में उपसौर की दिशा में पृथ्वी को अधिक सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है, तो ये पूरी पृथ्वी के संदर्भ में बात हो रही है। संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है जब पृथ्वी उपसौर की दशा में होती है, और जब पृथ्वी अपसौर की दशा में होती है तो संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा है वो कम हो जाती है। लेकिन हमने ये बात उत्तरी अथवा दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में नहीं कही है, जबकि अभी जिस शंका की बात मैं कर रहा था वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में आने वाली शंकाएं हैं, न कि संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में। तो जब ये पृथ्वी को उपसौर की दशा में अधिक सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, अपसौर की दशा में कम सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, उस समय भी ये जब अपसौर में अपसौर की दशा आ रही है तो उस समय हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल है, और जब उपसौर की दशा आ रही है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो शीतकाल है। तो फिर इस तरह सूर्य तप का कम और ज़्यादा की बात की रही है, इसको कैसे स्पष्ट समझा जाए? तो देखिए, यहाँ पर एक बात की जा रही है कि ये जो है पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है, और इस झुकाव के कारण से जो हमारी शंका है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि गोलार्ध जब बने पृथ्वी का एक और झुके होना, इसके कारण से क्या होता है कि पृथ्वी की किरणें, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सदैव एक ही दिशा में नहीं पड़ती हैं, एक ही कोण नहीं बनाती हैं, बल्कि पूरे परिक्रमण अवधि के दौरान उस कोण का मान परिवर्तित होता रहता है, और उस झुकाव के कारण से उसके उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध जो ये स्थितियां हैं इनमें सूर्य तप की मात्रा का प्रभाव बदल जाता है। संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा में उपसौर में वृद्धि और अपसौर में कमी हो रही है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव दिखाई देता है पृथ्वी के अपने 23.5 डिग्री के कोण पर झुके होने के कारण। देखिए क्या प्रभाव दिखाई देता है, तो इस चित्र को हम देखें कि जब पृथ्वी उपसौर की दशा में है तो देखिए आप पृथ्वी का अक्ष उत्तर दक्षिण दिखाई दे रहा है, और इस उत्तर दक्षिण अक्ष में जो हम स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी, ये उत्तर दक्षिण जो अक्ष है, इस अक्ष की स्थिति देखिए और पृथ्वी का झुकाव देखिए। पृथ्वी अपने, अगर मैं अपने संदर्भ में कहूँगा तो ये पृथ्वी बाईं ओर झुकी हुई है, और पृथ्वी अपने संदर्भ में स्वयं दाईं ओर झुकी हुई है। तो देखिए इस झुकाव के कारण क्या हो रहा है, सूर्य से ये जाने वाली किरणें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी पहुंच रही हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में उस समय, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु है, जबकि उत्तरी गोलार्ध इन सीधी किरणों से दूर चला गया है, इसलिए वहां पर शीत ऋतु है। इस उपसौर की दशा में चूंकि पृथ्वी निकटतम है, 3 जनवरी को ये जो जनवरी माह है इसमें निकटतम है, इसलिए इसको अधिक ताप की प्राप्ति हो रही है। ध्यान दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि सूर्य की किरणें सीधी गिर रही हैं इस अवधि में, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु है, इसलिए वहां पर पड़ने वाली ग्रीष्म ऋतु में ताप बढ़ जाता है, अर्थात वहां ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है। और इसके विपरीत जब हम इस स्थिति में आए, जब पृथ्वी अपसौर की दशा में बैठी है, तो अपसौर की दशा पर आप देखिए कि पृथ्वी सूर्य से दूर, सबसे अधिक दूरी पर है,
अपसौर की दशा है, लेकिन पृथ्वी के झुकाव के कारण, ठीक वही झुकाव जो आप यहाँ देख रहे थे, उसी झुकाव को करते हुए जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब इसी स्थिति में पहुंची, अपसौर की दशा में पहुंची, तो इस झुकाव के कारण पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणों के ठीक सामने आ गया और वहां पर सूर्य, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी गिर रही हैं। इन सीधे गिरने के कारण से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जो पड़ रही है उस पर इसका प्रभाव होना चाहिए था, लेकिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम जाने के कारण से उसको कम सूर्य ताप की प्राप्ति हो रही है। उसका ठीक प्रभाव हुआ ये कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ जितनी अधिक तेज होनी चाहिए थी उससे कम तेज है, यानी गर्मी कम रहेगी इसके दूरी के कारण। अगर ये स्थिति यहाँ होती, अगर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बैठी होती और तब सूर्य की किरणें सीधी गिर रही होती तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु बढ़ जाती। जो दक्षिणी गोलार्ध के साथ हो रहा है वो उत्तरी गोलार्ध के साथ होता। इस दशा में आने पर ग्रीष्म ऋतु कम हुई, सूर्य ताप की प्राप्ति कम हो रही है, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ा कि जब वहाँ शीत ऋतु है और इस समय वो सूर्य की किरणों से दूर बैठा हुआ है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी हो रही हैं, तो वहाँ पर सूर्य ताप की कम प्राप्ति हो रही है और भी कम प्राप्ति हो रही है, और इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर शीत ऋतु भी ज़्यादा तेज हो गई। यानी इसका जो पृथ्वी के झुकाव का जो अगर एक नुकसान के रूप में अगर देखा जाए तो वो दक्षिणी गोलार्ध को है। जब वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है तो ये निकटतम होती है, तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा तेज हो जाती है। जब ये दूरस्थ होती है तो उस समय सूर्य की किरणों से ये तिरछापन बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर सूर्य ताप की कम प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर शीत ऋतु भी बढ़ जाती है। इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि उपसौर और अपसौर की दशाएं किस प्रकार सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करती हैं। अब हमने बात कर रहे थे हम सौर कलंकों की संख्या पर, कि सौर कलंकों की संख्या किस प्रकार सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करती है। तो देखिए, हमने अभी इस बात पर चर्चा की कि सौर कलंकों की संख्या सूर्य ताप जो है वो सौर कलंकों की संख्या के समानुपाती है, अर्थात जितने ज़्यादा सौर कलंक बनेंगे उतनी सूर्य ताप की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं इस पर। सौर कलंक क्या हैं, पहले इसे देखना है। देखिए, सूर्य की सतह पर उठने वाले विद्युत चुंबकीय तूफान सौर विकिरणों से दृश्य विकिरणों का, दृश्य भाग का अवशोषण कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे सौर विकिरणों की जो संरचना की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि वहां पर सौर विकिरण या सूर्य ताप दो प्रकार के विकिरणों का बना है, अदृश्य और दृश्य। अदृश्य में हमने आपसे बात की थी दीर्घ तरंगें और सूक्ष्म तरंगें, और दृश्य में बात की थी आपसे मध्यम तरंगों की। तो जब सूर्य की सतह पर विद्युत चुंबकीय तूफान उठते हैं तो उस समय वो सौर विकिरणों से दृश्य विकिरणों का, दृश्य भाग का अवशोषण कर लेते हैं। तो जिन जगहों से वो दृश्य विकिरणों का अवशोषण करते हैं वहां पर जब दृश्य भाग चला जाएगा, ठीक उसी तरह सोचिए कि जब दिन में सूर्य निकला हुआ है और रोशनी हो रही है, यदि किसी कारण से सूर्य को ढक दें, यदि बादल अगर बीच में आ जाएं और सूर्य को ढक दें, काले बादल आ जाएं, तो सूर्य की रोशनी जब ढक जाती है तो अंधकार होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब ग्रहण की स्थिति आती है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो उस समय यदि संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता हो तो उस दशा में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है बीच में आकर, तो उस समय अंधकार हो जाता है। तो कोई भी ऐसी स्थिति जो दृश्य विकिरणों का अवशोषण कर जाए या दृश्य विकिरणों को बाधित कर ले तो वो अंधकार को जन्म देती है। तो सूर्य की सतह पर जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सूर्य की सतह पर उठने वाले विद्युत चुंबकीय तूफान जब सौर विकिरणों से दृश्य विकिरणों का, दृश्य भाग का अवशोषण कर लें, तो उन जगहों पर अंधकार में क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं। संभवतः ये आपको स्पष्ट हो कि सौर कलंक क्या है। अंधकार में हो जाते हैं तो वो काले धब्बों के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि अंधकार जहां होगा वहां कालापन होगा, और काले धब्बों के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक की दशा में जब हमने बात की कि सूर्य ताप की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जितने ज्यादा सौर कलंक होंगे उतनी सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होगी तदन रूप में। तो ऐसा क्यों होता है? इसका ऐसा इसलिए होता है कि सौर कलंक की दशा में अदृश्य विकिरणों, जिनमें कौन कौन से थे, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट और पराकाशनी, इंफ्रारेड जिसे अवरक्त लाल भी कहते हैं, इन दोनों विकिरणों का उत्सर्जन लगभग 20% बढ़ जाता है। क्योंकि जब दृश्य भाग का अवशोषण हो गया, दृश्य विकिरणों का अवशोषण हो गया, तो कुछ ऊर्जा का रूपांतरण इन अदृश्य विकिरणों के रूप में हो जाता है, और ऐसी स्थिति में सूर्य ताप इन विकिरणों का 20% अधिक उत्सर्जन होने लगता है। और जब ये विकिरण जब अधिक मात्रा में उत्सर्जित होंगे तो ये सूर्य ताप की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसलिए सौर कलंकों की स्थिति में सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए,
वहाँ पर अवरक्त लाल और पराबैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इसीलिए सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि अगर हम देखें कि सौर कलंकों की अधिक मात्रा की दशा में, सौर कलंकों की अधिक मात्रा की दशा में जो है लगभग सूर्य तप की मात्रा में 2% की वृद्धि होती है और उस 2% की वृद्धि के कारण से धरातल का, पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिए, सूर्य तप की मात्रा बढ़ी तो उसका प्रभाव क्या हुआ, कि उसके प्रभाव तापमान में वृद्धि होने के रूप में परिलक्षित होता है। तो जब सौर कलंकों की संख्या अधिक होती है तो उस समय सूर्य तप की मात्रा में लगभग 2% की, जो 2% की वृद्धि उसमें हो जाती है और इस 2% की वृद्धि के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो यह प्रभाव हुआ सौर कलंकों का। जब हम सौर कलंकों की जीवन अवधि की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जो जीवन चक्र है वो 11 वर्षीय होता है, यानी सौर कलंक 11 वर्ष तक के क्रम में चलते रहते हैं। यहाँ अगला जो हमारा कारक था वो था वायुमंडलीय पारदर्शिता, जिस पर हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से घटक हैं जो वायुमंडलीय पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं। वायुमंडलीय पारदर्शिता क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आइए फिर देखते हैं कि वायुमंडलीय पारदर्शिता जो है वो सूर्य तप को किस प्रकार प्रभावित करती है। अभी जैसे एक कल्पना करते हैं कि जब सूर्य निकला हुआ है और सूर्य निकलने की दशा में मान लीजिए मेघ या बादल बीच में आ जाते हैं, तो जिन स्थानों पर बादल छाए हुए हैं वहां पर सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंचती है, अर्थात उन्होंने अवरुद्ध कर दिया है, यानी वायुमंडलीय पारदर्शिता को बाधित कर दिया है। इसी प्रकार यदि आसमान में धूल छाई हुई है, धूल के गुबार छाए हुए हैं, तो उस समय भी सूर्य की किरणें ठीक उसी रूप में हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, अर्थात वायुमंडलीय पारदर्शिता बाधित हो गई है। और यही स्थिति शीतकाल में कोहरे के कारण होती है कि जब कोहरे के कारण जब इतनी सघन धुंध छाई होती है कि सूर्य की किरणें आसानी से नीचे तक नहीं आ पाती हैं, धीरे धीरे सूर्य की किरणें उस कोहरे को कम करती जाती हैं, घटाती जाती हैं और उसके बाद कहीं जाकर सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। कभी कभी तो शीतकाल में ऐसा भी दिन आता है जब पूरे दिन भर धुंध छाया रहता है, कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं या बहुत मध्यम, बहुत धीमी रूप में वो वहाँ पहुँच पाती हैं, अर्थात वायुमंडलीय पारदर्शिता बाधित हुई है। ऐसी दशा में हमें ध्यान देखना होगा कि ये सारे कारक हैं जो वायुमंडलीय पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं। यहाँ वापस आपके ध्यान के लिए कुछ शब्द लिखे गए, धूलकण, जलवाष्प, गैसें, मेघाच्छादन, धुआं आदि वायुमंडलीय पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन तत्वों की मात्रा में वृद्धि होने पर वायुमंडलीय पारदर्शिता घटती है। ये भी आपसे चर्चा की गई कि जब ये घटक, ये जो जिन कारकों की बात हम कर रहे हैं, जब वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में मौजूद होंगे तो ये वायुमंडलीय पारदर्शिता को प्रतिकूल प्रभावित करेंगे, यानी उसकी पारदर्शिता को कम करेंगे। और जब पारदर्शिता कम होगी तो वो सूर्य की किरणों को रोकेगी, सौर विकिरणों को रोकेगी, यानी सूर्य तप की मात्रा कम हो जाएगी। इसके आगे हम चलते हैं कि वायुमंडलीय जो सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ने पर, देखिए हमने जब तिरछापन की बात की तो हम ये बात कह रहे थे कि जब सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ता है तो उस दशा में उनको ज़्यादा वायुमंडलीय दूरी तय करनी पड़ती है। अब ज़्यादा वायुमंडलीय दूरी तय करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा कि उन्हें ज़्यादा वायुमंडलीय अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, जहां जब किरणें ज़्यादा तिरछी होने लगती हैं तो उन्हें ज़्यादा वायुमंडलीय दूरी तय करनी होगी और ज़्यादा वायुमंडलीय दूरी तय करने के लिए उन्हें ज़्यादा वायुमंडलीय अवरोध तय करने होंगे, वो अवरोधों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी दशा में सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए ये तिरछापन का प्रभाव, वायुमंडलीय पारदर्शिता का प्रभाव सूर्य तप की मात्रा को प्रतिकूल प्रभावित करने लगता है। और जब सूर्य की किरणें जब इन कारकों से, इन वायुमंडलीय पारदर्शिता को प्रतिकूल प्रभावित करने वाले घटकों के बीच से गुजरती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन सौर विकिरणों का अवशोषण हो सकता है, उनका परावर्तन हो सकता है, उनका प्रकीर्णन हो सकता है, उनका अपवर्तन हो सकता है। ये 4 प्रकार की घटनाएं उनके साथ हो सकती हैं जिनके कारण से उनकी मात्रा प्रतिकूल प्रभावित होगी। चयनित अवशोषण वायुमंडल की प्रकृति है। चयनित अवशोषण के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ठीक उसी प्रकार का है जो मानवीय व्यवहार है। जब हम, हमारे सामने अगर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, हम कुछ चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, बाकी कुछ चीज़ों के प्रति हो सकता है हमारा कभी ध्यान नहीं होता या हम चलाकर उनके बारे में नहीं सोचते हैं। ये मानवीय व्यवहार है, हमारा व्यवहार भी चयनित होता है। इसी प्रकार वायुमंडल भी एक प्रकार का व्यवहार करता है कि वो कुछ
प्रकार के विकिरणों को अपने में से गुजरने देता है, जबकि कुछ प्रकार के विकिरणों को अपने आप में अवशोषित कर जाता है, कुछ प्रकार के विकिरणों को वो परावर्तित कर देता है, किन्हीं को वो अपवर्तित कर देता है, किन्हीं को वो प्रकीर्णन कर देता है। इस प्रकार का ये जो व्यवहार है वायुमंडल का, ये अंततः सूर्य तप की मात्रा को प्रतिकूल प्रभावित करता है। जबकि इसके प्रतिकूल, इसके विपरीत, यदि वायुमंडल पारदर्शी होता है, जब कोई ये घटक, जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जितनी भी हम इन कारकों की बात कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में मौजूद नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल पारदर्शी होगा, और पारदर्शी होने के कारण ये किरणें आसानी से गुजर जाती हैं, तो सूर्य तप का मान बढ़ जाता है। ध्रुवों की ओर चलने पर जो हम देखते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि तिरछापन की बात हो रही थी, चूंकि ध्रुवों की ओर चलने पर सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप का मान घटता है। सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ रहा है, उन्हें ज्यादा वायुमंडलीय अवरोध पार करने पड़ रहे हैं। किरणों का तिरछापन बढ़ने के कारण वो ज्यादा क्षेत्रफल पर फैल रही हैं। तो इन दोनों प्रभावों के सकल परिणाम स्वरूप औसत तापमान की प्रवृत्ति, औसत सूर्य तप की प्राप्ति की प्रवृत्ति यह है कि यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, और इसी अनुरूप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर तापमान भी घटता जाता है, औसत तापमान भी घटता जाता है। एक और घटना, एक और इस प्रकार का तकनीकी शब्द इसके साथ जुड़ा है, और वो है एल्बिडो। एल्बिडो के बारे में अक्सर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एल्बिडो क्या है, या एल्बिडो को कैसे परिभाषित करें, एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, हम देखें कि एल्बिडो होता क्या है। एल्बिडो सौर विकिरणों की वह मात्रा है, सूर्य तप की वह मात्रा है जो पृथ्वी द्वारा बिना अवशोषित किए परावर्तित कर दी जाती है। यानी जैसा अभी हम देख रहे थे, कुछ किरणों के बारे में देख रहे थे, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, वायुमंडल में आती हैं, धरातल तक आती हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनमें दो प्रकार के व्यवहार महत्वपूर्ण हैं। एक, जिनका अवशोषण हो जाता है, या तो वो उसे अवशोषित करेगी या उसे परावर्तित करेगी। वायुमंडल कुछ भाग का अवशोषण कर जाता है और कुछ भाग को परावर्तित कर देता है। वायुमंडल के पास देखिए, जब हम इसको हम आगे देखेंगे विस्तार से, फिर भी यहाँ एक संदर्भ के रूप में बता दें कि जब सौर किरणें वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती हैं, जिन्हें हम 100 इकाई मान रहे थे, तो 6 इकाई वायुमंडल से टकराकर ऊपरी सीमा से ही लौट जाती हैं, यानी परावर्तित हो जाती हैं। अब बाकी की जो 94 इकाई हैं वो वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। उनमें से 27 इकाई वापस पुनः वायुमंडल परावर्तित करके निर्वात में भेज देता है। उसके बाद अधिशेष मात्रा जो वो नीचे आती है, उनमें से 14 इकाई जो है वो वायुमंडल स्वयं अवशोषित कर जाता है। 14 इकाई वायुमंडल ने अवशोषित की हैं, 27 इकाई आगे भेज दिए हैं। तो यानी 93 इकाई जो है वो उसकी 41 इकाई का हिसाब वायुमंडल देता है। और उसके बाद जो अधिशेष 53 इकाई हैं वो धरातल तक पहुंचती हैं। उनमें से 51 इकाई का धरातल अवशोषण करता है और 2 इकाई धरातल लौटा देता है, परावर्तित कर देता है। इस प्रकार अवशोषण और परावर्तन की 2 क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ एल्बिडो का संदर्भ उस मात्रा से है जो धरातल, जो पृथ्वी का कोई भी अंग, चाहे वो वायुमंडल हो चाहे वो धरातल हो, जो सूर्य तप की वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा बिना अवशोषित किए, जिसका अवशोषण हुआ ही नहीं, परावर्तित कर दी जाती है, लौटा दी जाती है, उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। और इसका मान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया, लेकिन हम औसत रूप में इसे 35 इकाई लेते हैं। अभी जो मैं आपसे हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें आपने देखा 6 इकाई वायुमंडल की ऊपरी सीमा से लौट गई हैं, 27 इकाई वायुमंडल ने लौटा दी हैं और 2 इकाई धरातल ने लौटा दी हैं। इनका योग करके देखते हैं तो 35 इकाई आता है। तो इसलिए पृथ्वी का एल्बिडो मान 35 कहा गया है। एल्बिडो मूलतः, अगर इसको दूसरे रूप में परिभाषित करें तो एल्बिडो मूलतः सूर्य तप का वह भाग है जिसे वायुमंडलीय बाह्य सीमा, वायुमंडल एवं धरातल द्वारा परावर्तित कर लौटा दिया जाता है, जिसका अवशोषण नहीं किया गया है। यहाँ पर मोलर के अनुसार पृथ्वी के एल्बिडो का मान 35 है, जिसकी बात मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। और उस वो 35 क्यों है, इसका जवाब मैं आपको दे रहा था कि उसमें 6 इकाई वायुमंडलीय बाह्य सीमा लौटाती है, 27 इकाई वायुमंडल से और धरातल से 2 इकाई परावर्तित होती है। जबकि इसको हार्विट्ज और ऑस्टिन के अनुसार एल्बिडो का मान
42% है, अर्थात 42 इकाई है। इसमें एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो एल्बिडो मान सौर किरणों के आपतन कोण द्वारा भी नियंत्रित होता है। आपतन कोण यहाँ ध्यान दीजिए, परावर्तन के लिए जैसा बताया जाता है कि 60 डिग्री का यदि कोण बनाया है तो आपतन कोण यदि 60 डिग्री है तो उसका परावर्तन परफेक्ट होता है। लेकिन यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री से कम अथवा 60 डिग्री से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में इनका परावर्तन जो है वो कम होने लगता है, और परावर्तन जब कम होगा तो इसका मतलब सूर्य तप की मात्रा बढ़ेगी, यानी एल्बिडो का मान कम हो जाएगा। लेकिन यदि 60 डिग्री के आसपास का जब कोण बन रहा है तो एल्बिडो का मान बढ़ जाता है। इसके साथ साथ एल्बिडो की यदि हम बात करें कि एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहला कारक हम देखते हैं मेघाच्छादन की मात्रा, यानी आकाश में जितनी ज़्यादा मात्रा में बादल छाए हुए होंगे तो एल्बिडो का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि बादल किसके बने हैं? जलवाष्प के बने हुए हैं, जल के अति सूक्ष्म कणों के बने हुए हैं, जो संघनित रूप में बादल के रूप में, मेघ के रूप में आकाश में मौजूद हैं। और जब इन कणों पर सूर्य की किरणें आकर टकराती हैं तो वे जल कण उन सूर्य किरणों को परावर्तित कर देते हैं, और परावर्तन के कारण एल्बिडो का मान बढ़ जाता है। अर्थात मेघाच्छादन जितना ज़्यादा होगा, आकाश में जितनी अधिक मात्रा में मेघ छाए हुए होंगे, उतना एल्बिडो का मान उसके अनुरूप में बढ़ेगा। और यदि आकाश साफ होगा, यानी मेघाच्छादन नहीं होगा, तो एल्बिडो का मान कम हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में सूर्य तप धरातल तक पहुंचने लगेगा। कुछ अन्य कारकों में जब हम देखते हैं तो आप देखिए वायुमंडलीय पारदर्शिता, वापस वही कारक आया कि अगर पारदर्शी वायुमंडल नहीं है तो इन्हें अवरोधक तत्व बैठे हुए हैं, और अवरोधकों के कारण से क्या होगा कि एल्बिडो का मान बढ़ जाएगा। वो या तो परावर्तन करेंगे, अपवर्तन करेंगे, प्रकीर्णन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो परावर्तन का मान वो बढ़ जाएगा, एल्बिडो का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार चिकनी सतह, अगर धरातलीय सतह चिकनी है, उसमें हिम सतह है, बर्फ है या चट्टाने हैं, चिकनी चट्टाने हैं, तो उसके कारण से तो वो क्या होगा कि उसमें एल्बिडो का मान वो है बढ़ जाएगा। क्योंकि एल्बिडो क्या है, कुल मिलाकर यह धरातल की सौर विकिरणों को लौटाने की प्रवृत्ति का परिणाम है। जितने लौटाने वाले ज़्यादा तत्व होंगे, जितने ज़्यादा घटक होंगे, वो उतनी ही ज़्यादा उसको एल्बिडो को बढ़ा देंगे, और अगर ये तत्व नहीं होंगे या कम होंगे तो तदनुरूप एल्बिडो का मान कम हो जाएगा। इसी प्रकार चमकदार सतह की बात करते हैं, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हिमाच्छादित क्षेत्र, जहाँ पर बर्फ़ की बहुत बड़े जो जमाव हैं, वहाँ पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो बर्फ़ पर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो चिकनी और चमकदार सतह होने के कारण उसे परावर्तित कर देती हैं। आप देखिए चकाचौंध की स्थिति जो है वो बर्फीले क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर डार्क ग्लास काले रंग के या गहरे रंग के चश्मों का प्रयोग करते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो परावर्तन हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में एल्बिडो का मान भी वहाँ पर बढ़ने लगता है। यदि हम मेघाच्छादन की दशा का एक कंपैरिजन आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि मेघाच्छादन यदि शून्य है, यानी आकाश बिल्कुल साफ है, ऐसी स्थिति में 100% सूर्य तप की आपूर्ति या प्राप्ति होती है। यदि मेघाच्छादन की मात्रा 13% हो जाए तो उस समय सूर्य तप घटकर 93% रह जाता है। यदि मेघाच्छादन 47 हो तो सूर्य तप 82, मेघाच्छादन 89 या 89% होने पर सूर्य तप की मात्रा घटकर 68, और 100% मेघाच्छादन यदि हो तो सूर्य तप घटकर 42% रह जाता है, यानी 69%, 69% भाग जो है वो लौटा दिया जाता है, एल्बिडो ग्रुप में चला जाता है। यानी एल्बिडो का मान भी अलग अलग स्थानों पर प्रकृति अनुरूप अलग अलग हो सकता है। यहाँ एक जो चित्र है कि यदि अगर 60 डिग्री पर कोण आ रहा है, पर आपतन कोण बना रहे हैं तो परफेक्ट परावर्तन होगा। अगर वो कोण अगर उससे कम या ज़्यादा हो गए हैं, या सतह जो खुरदरी है, सतह चिकनी नहीं है, तो विस्तृत परावर्तन होता है, और ये विस्तृत परावर्तन भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। यहाँ पर जब हम आपसे चयनित अवशोषण की बात अभी हम कर रहे थे कि वायुमंडल चयनित अवशोषण की तरह अवशोषक के रूप में व्यवहार करता है, तो यहाँ कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें हैं, ये वायुमंडल की स्थायी गैसें हैं, और ये गैसें जो वायुमंडल में विद्यमान हैं ये सौर विकिरणों का अवशोषण नहीं करती हैं। अब देखिए गैसों का व्यवहार भी अलग अलग है। परावैंगनी विकिरणों का अवशोषण कौन कर रहा है? ओजोन परत, ओजोन गैस कर रही है। वो ओजोन परत जो वायुमंडल में बैठी है वो परावैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, जबकि वो अन्य विकिरणों को, परावैंगनी विकिरणों के अलावा जो अवरक्त लाल हैं और जो दृश्य विकिरण है, उन दोनों को आने देती है। तो ये चयनित व्यवहार है उन विकिरणों का, ये चयनित व्यवहार है उन विकिरणों का कि वो उन विकिरणों को
आने देती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अवरक्त लाल विकिरणों का अवशोषण करती है, जबकि वो पराबैंगनी और दृश्य विकिरणों को आने देती है। इस प्रकार का ये जो आप देख रहे हैं ये वायुमंडल के चयनित व्यवहार का उदाहरण है। इसके बाद में ये हम देखें कि सूर्यताप की मात्रा का मापन किया जाता है, उसके लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, वह है पायरेहेलियोमीटर। ये उपकरण सूर्यताप की मात्रा का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस उपकरण का नाम, यहाँ पर हम प्रकीर्णन की बात करें कि प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकाश की किरणों का विभिन्न रंगों की पट्टिकाओं में विभक्त होना। जैसे नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरे में देखें, सूर्य किरणों का तिरछापन होने पर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह और शाम के वक्त चूंकि किरणें तिरछी होती हैं, लाल रंग सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार पृथ्वी का, अब लास्ट में हम देखते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट का एक रूप। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि जो ऊष्मा, जो सौर विकिरण ग्रुप में जो मान हमारे पास प्राप्त हुआ, वो देखिए 3 परतों की बात हम कर रहे हैं, वायुमंडलीय ऊपरी परत, वायुमंडल और धरातल। दूसरी तरफ सौर विकिरण के साथ क्या व्यवहार हुआ, उसके 2 आप भाग देखिए, परावर्तन और अवशोषण। आइए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। वायुमंडलीय ऊपरी परत पर जब 100 इकाई सौर विकिरण आकर टकराते हैं या स्पर्श करते हैं, तो उनमें से 6 इकाई का वायुमंडलीय ऊपरी परत परावर्तन कर देती है। यह सीमा या यह परत कोई भी अवशोषण नहीं करती है, इसलिए वायुमंडलीय ऊपरी परत जो है, ऊपरी सीमा जो है, वो केवल 6 इकाई के लिए उत्तरदायी है। आइए जब वायुमंडल को देखते हैं तो वो क्या करता है कि जो सौर विकिरण की अधिशेष भाग यानी 94 इकाई जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो उनमें से 27 इकाई का परावर्तन कर देता है और 14 इकाई का अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार 41 इकाई का हिसाब वायुमंडल के पास पहुंच जाता है। इसके बाद 53 इकाई जो बचती है वो धरातल तक पहुंचती है, उसमें से 2 इकाई का परावर्तन धरातल करता है, 51 इकाई का अवशोषण धरातल करता है। इस प्रकार यदि कुल परावर्तन और अवशोषण का देखा जाए तो सूर्य तप में से 35 इकाई का परावर्तन, जिसे हम एल्बिडो कह रहे थे, और 65 इकाई का अवशोषण वो पृथ्वी द्वारा किया जाता है और 100 इकाई की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगर इसमें वायुमंडलीय ऊष्मा बजट हम देखें तो वायुमंडलीय ऊष्मा बजट में हम देखें तो ये भाग आता है। वायुमंडल ने 27 इकाई का परावर्तन किया, 14 इकाई का अवशोषण किया, कुल 41 इकाई का हिसाब वायुमंडल ने दिया। ये सूर्य तप से बात हो रही थी जो वायुमंडल का को हिसाब देना था। दूसरे में पार्थिव विकिरणों की बात करें, पार्थिव विकिरण जो धरातल से निकलकर विकिरण जब वायुमंडल में पहुंचते हैं, उनका कोई परावर्तन वायुमंडल नहीं करता। उन निकलने वाले विकिरणों में से 34 जो 51% जो विकिरण निकलते हैं, उनमें से 34 इकाई को वायुमंडल अवशोषित कर जाता है पार्थिव विकिरणों में से। ठीक है, तो पार्थिव विकिरणों में से 34 इकाई का हिसाब वायुमंडल को देना होता है। इस प्रकार यदि हम हिसाब देखें तो वायुमंडल ने कुल 27 इकाई परावर्तन किया था सूर्य तप और पार्थिव विकिरणों को मिलाकर, 14 इकाई सूर्य तप से और 34 इकाई पार्थिव विकिरणों से मिलाकर उसने अवशोषित की, यानी कुल 48 इकाई का अवशोषण किया। इस प्रकार वायुमंडल के पास 75 इकाई का हिसाब किताब हो जाता है। जब वायुमंडल नीचे की तरफ देखें तो वायुमंडल के पास परावर्तित हुआ 27, विकृत हुआ 48। इसने 48 इकाई जो इसने अवशोषण के रूप में लिए, उन 48 इकाई का वायुमंडलीय विकिरणों के रूप में वायुमंडल विकिरण कर देता है। जब 48 इकाई इसने ग्रहण की थी, वही 48 इकाई इसने निकाल दी, तो इनके पास में कोई ऊष्मा ऊर्जा अधिशेष नहीं रह जाती है और इस प्रकार ऊष्मा का संतुलन वायुमंडल में हो जाता है। अगर सारांश के रूप में देखें तो वायुमंडल ने 75 इकाई प्राप्त की थी, 75 इकाई लौटा दी, इसलिए अधिशेष ऊष्मा का मान 0 हो गया है और ये वायुमंडल का ऊष्मा बजट है। अभी हम जो धरातल के पृथ्वी के ऊष्मा बजट को इससे पहले देख रहे थे, इसके बाद वायुमंडल के ऊष्मा बजट को देखते हैं। इसी प्रकार हम धरातल के ऊष्मा बजट को भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। ये है सूर्यतप के बारे में कि सूर्यतप क्या है, सूर्यतप से को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सूर्यतप धरातलीय तापमान को, वायुमंडलीय तापमान को किस प्रकार प्रभावित करता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा में हम देखेंगे कि